हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं समझता हूँ आपका इंटरव्यू का तैयारी बेहतर चल रहा होगा। जहाँ तक जानकारी है कि इंटरव्यू शायद 15 के आसपास में शुरू हो जाएगा। सितंबर 15 से इंटरव्यू शुरू हो सकता है और करीब 1 महीने आसपास चलेगा। तो अब आपके साथ पास लगभग 15 दिन है जिस पर आपको पूरी तरह तैयार हो जाना है। आप समझ रहे होंगे कि समय काफ़ी है, बिल्कुल नहीं। कंपटीशन बहुत टफ है और सब स्टूडेंट्स एकदम कह सकते हैं आप हर जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट लड़ाई है। आपने 2 लड़ाई ऑलरेडी क्वालिफाई करके पहुंचे, इसलिए मैं मानूंगा या मैं चाहूंगा कि आप कोई कसर ना छोड़े। मैं पब्लिक एड में आपको इस तरह से मार्गदर्शन कर रहा हूँ ताकि पब्लिक एड में कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर दे सके। एक बात और भी है, जैसा कि आप जानते हो, इंटरव्यू का मतलब होता है स्टूडेंट के साथ साक्षात्कार होना, स्टूडेंट के साथ मिलना, उनसे उन व्यक्तित्व के पहलू को जानना जिन्हें लिखित परीक्षा द्वारा जांचा जाना संभव नहीं होता है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका उद्देश्य आपके ज्ञान का जांच करना बहुत कम रहता है, बल्कि आपके व्यक्तित्व का जांच करना रहता है कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, आप कैसे जवाब देते हो, आप टफ कोर्स परिस्थिति में कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, वगैरह वगैरह। तो आपको एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हो। तो आपका गुण, आपका व्यवहार कुछ इस तरह हो कि जिस प्रकार एक ऑफिसर का होता है। बिल्कुल संतुलित होना चाहिए, संयम वाला होना चाहिए, शांत होना चाहिए, हमारे पॉजिटिव होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, गवर्नमेंट के नीतियों के अनुरूप होना चाहिए। पूरी तरह अंधा भक्ति नहीं करना है, लेकिन सरकार के नीतियों का समर्थन, क्योंकि आप उसी का हिस्सा बनने वाले हो। तो बट नेचुरल है कि अगर आपका अपना कोई व्यक्तिगत रुझान भी है या कुछ विचार भी है तो उसको सबसाइड कीजिए या उनको बोल सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली यू हैव टू सपोर्ट द गवर्नमेंट पॉलिसी और गवर्नमेंट डिसीजंस व्हाट दे आर गोइंग टू टेक। तो इस तरह से आपको वर्कआउट करना है। पिछले क्लास में हम लोगों ने आपको मंत्रिमंडलीय सचिव, केंद्र प्रशासन वगैरह के बारे में बताया था। आज मैं थोड़ा सा केंद्र राज्य संबंध हुआ, फिर योजना आयोग हुआ, ये सब टॉपिक को डिस्कस करना चाहूंगा। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन अच्छे बनते हैं और आपको देख लेना चाहिए। सबसे पहले केंद्र राज्य संबंध से बीपीएससी में अगर देखा जाए तो बहुत क्वेश्चन आते हैं केंद्र राज्य संबंध से, समझ रहे हैं? तो इससे क्वेश्चन इस तरह भी बन सकता है, कैसे बताइए समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं, भारत का ऐसा संघात्मक व्यवस्था है। तो ये सब पर आपको वर्कआउट कर लेना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, अनुच्छेद 1 जो है, भारत को राज्यों का यूनियन यानी संघ कहा है। तो ऐसे क्वेश्चन निश्चित रूप से बनता है कि वर्चुअली ये भारत का ऐसा संघात्मक व्यवस्था है या अर्धसंघात्मक व्यवस्था है, या फिर आप कह सकते हो प्रतिस्पर्धात्मक संघात्मक व्यवस्था वगैरह वगैरह। तो आपको इस तरह से देख लेना चाहिए। ये इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो बनते हैं, जैसा कि आप जानते हो कि भारत में संविधान का संघात्मक ढांचा क्या क्या है, एकात्मक ढांचा क्या क्या है। फिर क्वेश्चन बनते हैं कि संघात्मक वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं वो संघात्मक की ओर ज्यादा झुका हुआ है, एकात्मक की ओर ज्यादा झुका हुआ है। फिर क्वेश्चन से बनते हैं कि संघ सूची कितने अनुसूची में ये केंद्र राज्य के बीच संबंध का उल्लेख है और भारतीय संघवाद कहाँ से लिया गया है। जैसे भारत सरकार अधिनियम और कनाडा के संविधान से लिया गया है, वो आपको बतलाना होगा। फिर आपको यहाँ पर देखना होगा कि जो संविधान में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी हाल के दिनों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ा कि भी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ा, तो आप बोलेंगे दोनों की प्रवृत्ति बढ़ा है। अगर देखा जाए, शुरू में जब संविधान में जब स्थापना शुरुआत हुआ था, उसमें केंद्र सूची में विषय की संख्या और अभी केंद्र सूची में विषयों की संख्या, पहले राज्य सूची में विषयों की संख्या, अभी राज्य सूची में विषयों की संख्या, समवर्ती सूची में उसी प्रकार देखेंगे तो देखेंगे कि केंद्रीकरण की तरफ झुकाव बढ़ा है। लेकिन 73वां 74वां संविधान संशोधन वगैरह से आगमन से भी केंद्रीकरण की तरफ भी झुकाव बढ़ा। तो केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण दोनों के तरफ झुकाव बढ़ा है। ये आपको बतलाना होगा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, यहाँ पर आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। फिर इसे पूछा जा सकता है आपका कि केंद्र राज्य के संबंध में पहले कौन कौन से आयाम है। तो केंद्र राज्य के संबंध का विधायी आयाम है, प्रशासनिक आयाम है और वित्तीय आयाम है। जैसा कि आप जानते हो, भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ शुरू होता है,
अनुच्छेद 245 से शुरू होता है, 245 से 264 का 63 कह सकते हो, और फिर भाग 12 में अनुच्छेद 264 से 293 तक केंद्र राज्य के बीच संबंध का उल्लेख है। इस संबंध का 3 आयाम है, विधायी आयाम, प्रशासनिक आयाम और वित्तीय आयाम। भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक आप देखते हो कि वो क्या कहते हैं, विधायी संबंध है 256 से 263 तक, प्रशासनिक संबंध है 264 से 293 तक, वित्तीय संबंध है। तो जरा आप उसको देख लीजिए। जैसा पूछा जा सकता है, बताइए सामाजिक आर्थिक नियोजन संघ सूची का विषय है या राज्य सूची का विषय है? पुलिस जो है संघ सूची का विषय है या राज्य सूची का विषय है? न्यायपालिका किस में आती है? ये सब पूछा जा सकता है। इसको जरा आपको देख लेना चाहिए। NIA हुआ, CBI हुआ, ये सब के बारे में भी, क्योंकि आज के तारीख में ये सब संघीय व्यवस्था को प्रभावित करता है, इसलिए इससे क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए मैं बोलूंगा कि ये सब टॉपिक पर देख लीजिएगा। संघ सूची पर कौन कौन मेजर विषय है, राज्य सूची में कौन कौन विषय है, और फिर समवर्ती सूची में अवशिष्ट केंद्र के पास है, संसद के पास है, वगैरह वगैरह। इससे फिर वित्तीय संबंध वाला देख लीजिएगा। विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध भी देख सकते हैं कि 245 से लेकर 263-55 के बीच में जो प्रशासनिक विधायी संबंध का उल्लेख है, उसके क्या आयाम है, समझ रहे? उसका आपको बतलाना पड़ेगा कि इसके अलावे और कौन कौन सा आर्टिकल है जो विधायी संबंध को प्रभावित करते हैं। जैसे 356 हुआ, 202 हुआ, वगैरह वगैरह, ये आपको बतला। 200 हुआ, समझ रहे हैं, 307 हुआ, वगैरह वगैरह। जैसे है ना, जैसे 200 में राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह राज्य के विधायिका को राज्यपाल को अधिकार है कि राज्य के विधायिका को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। 307 में प्रावधान है कि जब आपका कोई विषय अंतर्राज्यीय वाणिज्य और व्यापार को प्रभावित करता हो, तो वैसे विषय को राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही मतलब राज्य के विधायिका में प्रस्तुत किया जा सकता है। फिर आप देखते हो 356, यदि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है तब संसद राज्य सूची के विषय पर विधि बना सकती है। तो ये सब आपको बताना पड़ेगा कि इससे इंटरव्यू बोर्ड में पूछा जा सकता है कि ठीक है, अनुच्छेद 245 से 255 के बीच विधायी संबंध का उल्लेख है, लेकिन कुछ और भी आर्टिकल बतलाइए जो केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध को प्रभावित करते हैं। इसमें आप 200, 202, 307, 356 वगैरह का आप उल्लेख कर सकते हो। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। अब यहाँ पर आपका आता प्रशासनिक संबंध। तो प्रशासनिक संबंध 256 से लेकर 263 तक है। उसमें अंतर्राज्यीय परिषद है, उससे क्वेश्चन बनता है किसके रिकमेंडेशन पर अंतर्राज्यीय परिषद बना, कब बना, इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसका प्रधानमंत्री, इसमें और कौन कौन मेंबर होते हैं, इसका काम क्या होता है, इसकी क्या प्रासंगिकता है, वगैरह वगैरह। क्वेश्चन तो बनता ही है इस पर। तो आप इसको अनुच्छेद अंतर्राज्यीय परिषद थोड़ा देख लेना। फिर अखिल भारतीय सेवा हुआ, फिर आप देख सकते हो वित्तीय क्षेत्रीय परिषद हुआ, उसके बारे में देख सकते हो, क्योंकि इसमें भी कुछ इसी तरह से कि 264, 263 के अलावे भी और भी कुछ अनुच्छेद है जो केंद्र राज्य के बीच वित्तीय प्रशासनिक संबंध को प्रभावित करते हैं। जैसे अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में CAG का प्रावधान है, फिर राज्यपाल का प्रावधान है, फिर अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान है। समझ रहे हैं? तो ये सब का आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। क्लियर? देयर इज नो कंफ्यूजन। और फिर होता है कि अनुच्छेद वित्तीय संबंध के बारे में कि वित्तीय संबंध का अनुच्छेद 264 से 293 के बीच में प्रावधान है कितने सूची पर राज्य कर लगा सकते, कितने विषय पर राज्य कर लगा सकती है, कितने विषय पर केंद्र कर लगा सकती है। जहाँ तक मेरी जानकारी है 15 मद है जिस पर केंद्र राजस्व संग्रह कर सकती है, और 20 मद है जिस पर राजस्व संग्रह कर सकती है। 3 मद जो होता है वह क्या होता है, समवर्ती सूची में आता है। और अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का या करारोपण का अधिकार किसको, संसद को है। तो ये जरा देख लीजिएगा। फिर वित्तीय संबंध पर तो काफी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आप देखते हैं सेवा कर, फिर आप GST को ले सकते हो। फिर जो आपने देखा कि 88वां संविधान संशोधन से जो अल्टरनेटिव डिवोल्यूशन ऑफ ट्रांसफर जो किया गया, उसको जरा देखना होगा कि हस्तांतरण की वैकल्पिक योजना, उसके तहत है कि केंद्र अनुच्छेद
72 समाप्त हो गया, जिसमें केंद्र द्वारा राज्य को ऐच्छिक सहायता का प्रावधान था, उसको अनिवार्य कर दिया गया है। तो उस पर क्वेश्चन बनते हैं कि अभी वर्तमान में कितना पैसा केंद्र से राज्य को अनिवार्य रूप से वैकल्पिक योजना के तहत दिया जा रहा है। 14वां वित्त आयोग 15वां के आलोक में क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। तो आप इस टॉपिक को जरा बेहतर ढंग से देख लेना। केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध पर क्वेश्चन देख लीजिएगा कि जीएसटी के आगमन से केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संबंध कैसे प्रभावित हुआ, जीएसटी है क्या, जीएसटी में कितने टायर बनाए गए हैं, जीएसटी में कौन कौन वस्तुओं को बाहर रखा गया है, समझ रहे हैं, जीएसटी से कैसे संघीय व्यवस्था प्रभावित हुआ, राज्यों का पक्ष कैसे मजबूत हुआ, ये सब चीज आपको देख लेना चाहिए। क्योंकि जीएसटी नया है, अभी देखो हाल ही में बैठक चल रहा है, कल ही मैं देख रहा था टीवी पर कि जो लॉकडाउन हुआ उससे राज्यों को जीएसटी से जो पैसा वसूली चाहिए था उसको नुकसान हुआ है। तो उस नुकसान के भरपाई के लिए केंद्र क्या करेगी, कल उसी पर बैठक हो रहा था। तो हो सकता है कोई इंटरव्यू बोर्ड वाला मेंबर देखा होगा, न्यूज अब आपसे पूछ लेगा। ज्यादातर ऐसा भी होता है कि कोई टीवी पर सीरियल पर प्रोग्राम देखा, उसी से पूछ लिया। एक बार पिछले साल एक चेतक कौन था पूछ लिया वो स्टूडेंट से किसी बोर्ड ने, तो राणा प्रताप सीरियल देख रहे थे, तो राणा प्रताप का जो बोला था उसका नाम चेतक था, अब उसी पर क्वेश्चन पूछ लिया। तो बोर्ड का कोई मिजाज नहीं रहता, जैसा रहा परिस्थितियों से जब भी किसी उसको याद आ गया तो क्वेश्चन पूछ लेता है। इसलिए आपको हर तरीका से तैयार होके जाना चाहिए। तो जीएसटी वाला याद रहेगा, जीएसटी बेहतर ढंग से कर लीजिएगा। वहाँ संविधान संशोधन के साथ जीएसटी जोड़ा गया है, समझ रहे हैं, वगैरह वगैरह पूरा जीएसटी पर बेहतर ढंग से वर्क कीजिएगा। सर्विस टैक्स पर इम्पोर्टेंट है, सर्विस टैक्स तो कम इम्पोर्टेंट हो गया। फिर अल्टरनेटिव रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड वो हमेशा इम्पोर्टेंट रहता है और उसका अनुपात बढ़ते रहता है। ऐसा कह सकते हैं, जैसे क्वेश्चन बनता है कि देखिए कि 14वां वित्त आयोग के रिपोर्ट पर 15वें वित्त आयोग के रिपोर्ट पर कुछ राज्यों ने ये आरोप लगाया कि उनका हिस्सेदारी घट गया, उनका जो केंद्र से अनुदान भी घट गया था वो घट गया है, उसके बारे में आपका क्या विचार है, तो आपको बतलाना पड़ेगा। ऐसे संदर्भ में विशेष राज्य का दर्जा वाला मुद्दा ही पूछा जा सकता है कि विशेष राज्य का दर्जा किसे प्राप्त है, क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अब ये मुद्दा वैसे ठंडा पड़ गया क्योंकि रघुराम राजन जिस समय थे आपका आरबीआई गवर्नर, उसी समय ये व्यवस्था कर रही है कि अब ये व्यवस्था ही खत्म हो गया कि विशेष राज्य का दर्जा का कैटेगरी खत्म कर दिया गया। तो अब आज के तारीख में आपको विशेष सहायता का व्यवस्था किया गया कि न कि विशेष राज्य का व्यवस्था दर्जा दिया गया। तो ये चेंज हुआ गया है, तो इस पर आपको चाहिए वर्कआउट कर लेना। इस टॉपिक को आप देख लीजिए। तो केंद्र राज्य संबंध में आपको ये भी देख लेना पड़ेगा कि केंद्र राज्य संबंध पर अभी तक कितनी समितियां बनी है, इन दोनों के बीच विवाद के क्या कारण है, कुछ समितियां का प्रमुख अनुशंसा देख लेना होगा, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यह बतलाया जाए कि केंद्र राज्य संबंध जो भारत में शुरू में उतना दिक्कत नहीं था, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों में एक दलीय सरकार थी। तो जो भी अगर कोई मसला होता भी था तो लोग बैठकर सुलझा लेते थे पार्टी स्तर पर। लेकिन 1967 के बाद जब आम चुनाव हुआ और एक बड़े संख्या में क्षेत्रीय दलों का आगमन हुआ, तब से केंद्र राज्य संबंध जो गड़बड़ हुआ आज भी चल रहा है। कुछ महीने में तो आज थोड़ा स्थिर हो चुका है, थोड़ा अपने ठहराव के दौर से गुजरा, पहले ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, आज भी पूछा जा सकता है, जैसे आपने देखा होगा नीट और जेईई के एग्जाम को लेकर कुछ जो गैर बीजेपी राज्य उनकी रवैया नजरिया अलग है, तो उस पर भी क्वेश्चन बना के बोर्ड पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना। तो इस टॉपिक को आपको बेहतर ढंग से फिर से रिव्यू कर दूं कि हम लोग टॉपिक देख रहे हैं आज केंद्र राज्य संबंध। भारत जो है पूर्ण संघात्मक व्यवस्था नहीं है बल्कि अर्ध संघात्मक व्यवस्था है। ये समझ रहे थे, इससे फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन में क्या फर्क होता है, यूनियन और फेडरेशन में क्या फर्क होता है। फेडरेशन शब्द जो है ना वो लैटिन शब्द फेडस से बना है, FOEDUS, जिसका मतलब संधि और समझौता होता है, जिसमें केंद्र संघ की अखंडता और प्रांतों की स्वायत्ता के बीच में समझौता होता है। शक्ति का विभाजन प्रांतों के पक्ष में होता है और प्रांतों को अलग होने का अधिकार भी होता है। तो भारतीय संविधान जब बन रहा था
तो संविधान के प्रारूप 1 में ये व्यवस्था की गई थी कि भारत राज्यों का परिसंघ होगा, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो हिंसा हुई, रक्तपात हुआ, उसको देखते हुए संविधान निर्माताओं ने अपना मिजाज बदल दिया और उन्होंने संघात्मक व्यवस्था के साथ एकात्मक प्रवृत्तियों को समाविष्ट कर दिया। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 और कनाडा के संविधान को मिलाकर मौजूदा भारतीय संविधान का स्वरूप बना। कोई दिक्कत नहीं है, समझाया आपको ना। तो फिर मैंने बताया कि संविधान के भाग 11 और 12 में केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध का उल्लेख है। भारत के संघात्मक और एकात्मक दोनों प्रवृत्ति का जो समावेश है ना, वही केंद्र और राज्य संबंध को उत्पन्न किया। समझ रहे हैं? तो अनुच्छेद 245 से 293 के बीच जो केंद्र राज्य विधायी संबंध, केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध और केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उल्लेख है, उसको आपको जरा विस्तार से देखना होगा। संघीय विशेषता क्या है, एकात्मक विशेषता क्या है, वो भी देख लीजिएगा। समझ रहे? फिर संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, कितने स्रोत से केंद्र राजस्व संग्रह कर सकती है, कितने स्रोत से राजस्व राज्य संग्रह कर सकती है, कितने स्रोत से दोनों संग्रह कर सकते हैं, वगैरह भी आपको देख लेना चाहिए। फिर आप इधर देख लेंगे जो बीता पहला जो असम प्रशासनिक सुधार आयोग का क्या रिकमेंडेशन था केंद्र राज्य संबंध पर। फिर आप देख सकते हो सरकारिया आयोग का क्या रिकमेंडेशन था, फिर पूंछी आयोग का क्या रिकमेंडेशन, ये सब भी आप देख सकते हो, इम्पोर्टेंट है। क्लियर? केंद्र राज्य संबंध बहुत भारत में इम्पोर्टेंट इशू है, क्योंकि भारत राज्यों का संघ है और राज्य भारत के मतलब कह सकते हैं क्या है, मतलब अभिन्न अंग है। इन्हें राज्य संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। समझ रहे हैं? और शक्ति का विभाजन भारत में किधर है? केंद्र के पक्ष में। तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप जरा देख लेंगे। तो वित्त आयोग का रिपोर्ट देख लेंगे नया वाला। फिर आप योजना ये क्या कहते हैं आपका जीएसटी देख लेंगे। फिर आप अंतर्राज्यीय परिषद देख लेंगे, कब बैठक हुआ, क्या हुआ, ये सब जरा देख के आप वर्कआउट कर सकते हैं। अच्छी टॉपिक है। केंद्र राज्य के बीच संबंध में तनाव है, इसका क्या कारण बता सकते हैं आप? तो कारण तो बहुत सारा है। अगर अभी हाल का कारण देखा जाए तो आप ये कह सकते हो कि अभी है मोटा मोटी जीएसटी को लेकर थोड़ा जो केंद्र राज्य के बीच तनाव रहता है। फिर अभी आप देखते हो कि जो आधार कार्ड को लेकर, आधार को लेकर विवाद था। फिर आप कह सकते हो कि पिछले दिनों लॉकडाउन पर के मुद्दे पर केंद्र राज्य के बीच में सहमति का अभाव था। तो कुछ एक मुद्दे होते हैं जिस पर केंद्र, और अगर ट्रेडिशनल देखा जाए तो ट्रेडिशनल में सबसे पहले अखिल भारतीय सेवा के प्रासंगिकता पर सबसे पहला सवाल उठा। फिर आप केंद्र के पुलिस बल का राज्यों में बगैर उनकी अनुमति के प्रयुक्ति के से एक विवाद उठा। फिर आप कह सकते हो राज्यपाल की भूमिका, फिर अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग और बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिसमें केंद्र राज्य के बीच में लगातार तनाव, विवाद, विभेद चलते रहता है। समझ रहे हैं? और उसी को वर्कआउट करने के लिए 1968 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के तहत शीतल वार्ड की अध्यक्षता में केंद्र राज्य के संबंध समिति बना। और फिर अभी आप देख रहे हो क्या कहते हैं आप 2007 में मदन मोहन पूंछी के, फिर आप देखते हो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के रिपोर्ट में भी केंद्र राज्य संबंध के बीच में कुछ पॉइंट आउट किए गए हैं। इसके अलावा आप देखते हो कि क्या कहना है वहाँ तमिलनाडु सरकार ने या फिर पश्चिम बंगाल सरकार ने भी अपने स्तर पर समझ रहे ना कुछ इस तरह का केंद्र राज्य संबंध पर अनुशंसा करने के लिए पहल किए। किसी ने प्रस्ताव डाले, किसी ने राजमन्नार समिति तमिलनाडु सरकार ने बनाया था केंद्र राज्य संबंधों पर अनुशंसा करने के लिए। उसके रिकमेंडेशन बहुत स्ट्रेंज थे, काफी कन्फ्लिक्टिंग टाइप के थे। समझ चुकी राज्य सरकार द्वारा बनाया गया सुधार आयोग था, इसलिए उसको उतना तवज्जो नहीं दिया जाता है, लेकिन था इम्पोर्टेंट, जिसने अखिल भारतीय सेवा को समाप्त करने, योजना आयोग को भंग करने इत्यादि का अनुशंसा किया था। तो यह टॉपिक को जरा आप देख लेना बढ़िया से, इस पर क्वेश्चन काफी बनता है और इंटरव्यू के लिए आपको तैयार रखना पड़ेगा
कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या हुआ, जीएसटी कब आया, जीएसटी का संविधान में कौन सा संशोधन है, जीएसटी में कितने टियर हैं, कौन कौन से विषय जीएसटी के दायरे से बाहर है, किस प्रकार जीएसटी संघीय संघात्मक व्यवस्था को बल प्रदान करता है, वगैरह वगैरह। इससे क्वेश्चंस बन सकते। समझ में आया आपको? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो इसको जरा आप देख लेना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो सेकंड पेपर में सेकंड सेक्शन बोलो, पेपर तो कंसेप्ट ही खत्म हो गया, जैसे नया पैटर्न हुआ है तब से अखिल भारत लोक सेवा, भारत में लोक सेवा पर क्वेश्चन आएंगे। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन कम बनता है। जैसे आप देखो, भारत में 3 प्रकार का लोक सेवा है, समझ रहे हैं? पहला को अखिल भारतीय सेवा कहते हैं, दूसरे को केंद्रीय सेवा कहते हैं, तीसरे को प्रांतीय सेवा कहते हैं। अखिल भारतीय सेवा केंद्र और राज्य दोनों को साझा सेवा देता है। केंद्रीय सेवा केंद्र के विभिन्न मंत्रालय और विभागों को सेवा देता है, और प्रशासनिक सेवा जो है वित्तीय प्रांतीय सेवा प्रांतों के राज्य प्रशासन के विभिन्न मंत्रालय और विभागों में सेवा प्रदान करता है। समझ रहे हैं? भारतीय संविधान विभाग 8 में अनुच्छेद 308 से 323 के बीच में, समझ रहे हैं, केंद्र और राज्य 14 में होगा, केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों का विस्तार से व्याख्या किया गया। तो उसको जरा देख लीजिएगा कि 308 क्या है, 309 क्या है, 310 क्या है। 312 में अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान किया गया, और राज्यसभा को पहल पर संसद को अधिकार दिया गया कि अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है तभी लोकसभा या संसद अखिल भारतीय सेवा का निर्माण कर सकती है। वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवा, समझ रहे हैं? भारत में लोक सेवा का जो नींव है वो ब्रिटिश शासनकाल में रखा गया, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उसको कंटिन्यू कर दिया गया। जैसा कि आप जानते हो कि जो है पंडित नेहरू, समझ रहे हैं, अखिल भारतीय सेवा के खिलाफ थे, समझ रहे हैं। महात्मा गांधी भी अखिल भारतीय सेवा के खिलाफ थे, लेकिन सरदार पटेल, अंबेडकर इत्यादि के पहल के कारण ही अखिल भारतीय सेवा कंटिन्यू रह पाया। इसलिए पटेल को क्या कहा जाता है? अखिल भारतीय सेवा का जनक भी कहा जाता है। अखिल भारतीय सेवा का जनक कहा जाता है। क्लियर है? देयर इज नो कन्फ्यूजन। इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? सिविल सेवा पुरस्कार किसके नाम से शुरू किया गया? और भारत में कर्मचारियों से संबंधित सबसे बड़ा मंत्रालय का नाम क्या है? कब बना? और ये सब पर क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर भारत में आईएएस का प्रशिक्षण कहाँ होता है? आईपीएस का प्रशिक्षण कहाँ होता है? बिहार में लोक सेवकों को प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? ये सब भी क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, देयर इज नो कन्फ्यूजन। तो जैसा कि आप जानते हो कि मौजूदा ढांचा ब्रिटिश शासनकाल का है, ब्रिटिश शासनकाल में ही डेवलप हुआ, वही स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कंटिन्यू रह गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोक सेवा के तादाद, स्वरूप और इत्यादि में वृद्धि हुआ, समझ रहे हैं। और वर्तमान में आज करीब 55 केंद्रीय सेवा है वह ग्रुप ए में आएगा, और उसी का समकक्ष ग्रुप बी सेवा। भारत में लोक सेवा को ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी में बांटा गया है। उसको एक और राजपत्रित और गैर अराजपत्रित वर्ग में बांटा गया है। मतलब क्लास 1, क्लास 2 या ग्रुप ए, ग्रुप बी राजपत्रित में आता है, इन्हें अधिकारी कहते हैं। और ग्रुप सी, ग्रुप डी या क्लास 3, क्लास 4 अधीनस्थ वर्ग में आते, कर्मचारी वर्ग में आते हैं, इन्हें अराजपत्रित कहा जाता है। राजपत्रित को कुछ अधिकार होते हैं, अराजपत्रित को कोई अधिकार वैसे नहीं होते। ठीक, उनका ट्रांसफर पोस्टिंग भी जब होगा तो राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। इनका कुछ इस तरह का ट्रांसफर पोस्टिंग राजपत्र में प्रकाशित नहीं होता है। तो ये एक व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं। समझ आया आपको? तो ये मैं बता रहा था आपको कि भारत में लोक सेवा का जो ढांचा है, अखिल भारतीय सेवा अनुच्छेद 312, इसमें राष्ट्र संसद को अधिकार है कि वह अखिल भारतीय सेवा का निर्माण करे। वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवा, आईएएस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा। ये तीनों को हम लोग अखिल भारतीय सेवा कहते हैं। हालांकि वर्तमान में भारतीय न्यायिक सेवा बनने का भी प्रावधान है, लेकिन अभी तक अस्तित्व में नहीं आया, लेकिन उसका भी प्रस्ताव पारित किया गया
भारतीय न्यायिक सेवा का 42वां संविधान संशोधन से, समझ रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले दिनों में भारतीय न्यायिक सेवा, भारतीय चिकित्सा सेवा, भारतीय अभियंत्रण सेवा जैसे कुछ और भी सेवा आपको देखने को मिले, लेकिन अभी फिलहाल तो नहीं। अभी 3 ही अखिल भारतीय सेवा, ठीक है। अखिल भारतीय सेवा जो होते हैं इसमें IAS सबसे ऊपर है, IPS उसके बाद आता है, IFS उसके बाद आता है। IAS का प्रबंधन कौन करता है? कार्मिक मंत्रालय करता है। IPS का प्रबंधन गृह मंत्रालय करता है और IFS का प्रबंधन पर्यावरण और वन मंत्रालय करता है, समझ रहे हैं। जो इन दोनों का अखिल भारतीय सेवा का केंद्र और राज्य दोनों का कंट्रोल रहता है, समझ रहे हैं। मतलब राज्य सरकार अंतरिम नियंत्रण रखती है और अंतिम नियंत्रण केंद्र सरकार के पास होता है, समझ रहे हैं। ये राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद पर बने रहते। तो सब आर्टिकल देख लेना, 308 क्या है, 309 क्या है, 310 क्या है, 311, 12 सब ये सब आपको चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। ये सबको बढ़िया से आप चेक कर लीजिए, इससे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं, जैसे कि आप देखते हो कि 315 से 323 के बीच में लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। तो भारत में केंद्रीय लोक संघ लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। इसके अलावा अनुच्छेद 315 के तहत संसद 2 या 10 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी गठन कर सकती है, समझ रहे। तो 3 तरह का अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग हो गया, प्रांतीय लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग, ठीक है। इस पर आप वर्कआउट कर लीजिएगा। फिर आपको बताना लोक सेवा में कितने सदस्य होते हैं आयोग में। लोक सेवा में सदस्यों की जो संख्या होती है, जैसा कि आप जानते हो, एक अध्यक्ष होते हैं और 8 सदस्य होते हैं, समझ रहे। इसमें संसद मतलब ऐसा इसका आकार निर्धारित नहीं किया गया, वो सरकार को छोड़ दिया गया है कि सरकार वस्तु स्थिति अनुसार उसमें फेरबदल कर सकती है, फेरबदल कर सकती है इसमें, समझ रहे हैं। ये मतलब यूपीएससी में दिल्ली में क्वेश्चन आता है कि जैसे यूपीएससी का आकार सदस्य आकार का निर्धारण कौन करता है, तो राष्ट्रपति को दिया गया कि राष्ट्रपति आकार का निर्धारण कर सकते हैं, यानी कि सदस्यों की संख्या बढ़ा घटा सकते हैं। वर्तमान में अध्यक्ष सहित 9 सदस्य हो गए, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। इस पर क्वेश्चन बनता है कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के सेवा शर्तों में क्या फर्क है, फिर इन्हें किस प्रकार सुरक्षा प्रदान किया गया है, इन्हें किस प्रकार हटाया जा सकता है। कई दफा क्वेश्चन देखते होंगे कि जैसे प्रांतीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं, उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। उसे हटाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है, समझ रहे हैं। राज्यपाल हटा नहीं सकता है, नियुक्त जरूर कर सकता है लेकिन हटा नहीं सकता। ये क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है, क्लियर है। केंद्र में जिस प्रकार लोक सेवा आयोग है, उसी प्रकार राज्यों में भी लोक सेवा आयोग है। लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? 1926 में हुई थी सबसे पहले, समझ रहे हैं। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का और रॉस बारकर इसके पहले अध्यक्ष बने। फिर प्रांतों में भी लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। 1929 में मद्रास में पहला लोक सेवा आयोग बना और फिर राज्य में प्रांत में लोक सेवा आयोग बना। तो इस तरह से लोक सेवा आयोग का क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। हमारे क्या काम है? इनका काम एग्जाम लेना, फिर सरकार को कार्मिक मामले में पर मार्गदर्शन करना, परामर्श देना, ये भी इसका काम आता है, समझ रहे हैं। फिर प्रांतीय सेवा अनुशासनात्मक कार्रवाई होता है, उसमें भी मंत्रणा देती है। सेवा विस्तार वगैरह मामला होता है, वो भी, समझ रहे हैं। तो इस तरह से कि भारतीय लोक सेवा आयोग के कार्य मतलब क्या क्या कार्य है इसका, मतलब विधि बनाना एक महीने में, अर्ध विधायी काम है, कार्यकारी काम है एग्जाम लेना, और फिर व्याख्या का मतलब उसमें सहयोग देना, अनुशासनात्मक कार्रवाई में सहयोग देना उसका काम, क्लियर है। तो लोक सेवा आयोग आप बेहतर ढंग से देख लीजिएगा, अभी अध्यक्ष कौन है ये भी जान लीजिए, और सदस्य वगैरह पर तो नहीं पूछता है ना। फिर आप देख लीजिएगा भारत में लोक सेवकों का प्रशिक्षण कैसे होता है,
प्रशिक्षण संस्थान कहाँ कहाँ है, समझ रहे? तो इसी में जैसे आपको देखना होगा कि पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग किसको कहते हैं, इन सर्विस ट्रेनिंग किसको कहते हैं, ये सब में क्या अंतर है, समझ रहे हैं? तो ये औपचारिक प्रशिक्षण क्या है, अनौपचारिक प्रशिक्षण क्या है, ये भी आप देख लीजिएगा। फिर सैंडविच कोर्स प्रशिक्षण क्या होता है, ये भी आपको देख लेना चाहिए, इससे क्वेश्चन बनते हैं, समझ रहे हैं? तो इसके अलावा आप देख सकते हो कि लोक सेवा आयोग से संबंधित कई समितियां बनी है, समझ रहे हैं? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का क्या अनुशंसा इस पर है। फिर आप देख सकते हो कि कोठारी समिति, अलग समिति, निवेदक समिति, ये सब जो भर्ती वगैरह में रिकमेंडेशन किया था, इसके बारे में भी आपको देख लेना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है इंटरव्यू में, समझ रहे हैं? और फिर आप देख सकते हो मंत्री लोक सेवक संबंध हुए, सामान्य के विशेषज्ञ विवाद हुए, इससे भी किसी टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो आप मंत्री किसको कहेंगे, राजनीतिक कार्यपालिका को, अस्थायी कार्यपालिका को लोक सेवक कहते हैं, दोनों के बीच संबंध का, तनावपूर्ण संबंध का क्या कारण है, वगैरह वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मंत्री लोक सेवक संबंध पर क्वेश्चन बनते हैं इंटरव्यू में, ठीक है? तो मंत्री लोक सेवक संबंध पढ़ लीजिएगा। राजनीतिक कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका चुनाव के माध्यम से आती है, जनादेश प्राप्त करती है, और जब तक राजनीतिक सत्ता रहता है तब तक पद पर चले जाते हैं, और अस्थायी कार्यपालिका योग्यता के आधार पर चयनित होते हैं और एक निश्चित आयु तक लोक सेवा बने रहते हैं, समझ? विभिन्न विभागों में काम करने का उसको मौका मिलता है। तो डिटेल में बेसिक फैक्ट उसको याद रखना, क्लियर है? तो लोक सेवा टॉपिक को थोड़ा बेहतर ढंग से कर लेना कि अनुच्छेद 308 से 323 के बीच में क्या क्या प्रावधान है, लोक सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है, क्या प्रावधान इसके तहत है, मतलब कैसे किसी लोक सेवक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकता है, और फिर उसके तहत क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है, तो ये सब आपको थोड़ा सा देख लेना चाहिए। फिर निलंबन किसको कहते हैं, सेवा से विमुक्ति किसको कहते हैं, समझ रहे हैं? फिर आप कह सकते हो सेवा समाप्ति किसको कहते हैं, वगैरह वगैरह, ये टॉपिक को आप देख लेना, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, समझ रहे? इंटरव्यू पूछा जा सकता है, इससे क्वेश्चन इंटरव्यू में बनते, ठीक है? तो कितने अखिल भारतीय सेवा हो गए, 3, केंद्रीय सेवा 55 के आसपास है, जिसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी होते हैं, समझ रहे हैं? ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा, प्रांतीय सेवा, अधीनस्थ सेवा, ये सब राजपत्रित, अराजपत्रित होते हैं। वर्गीकरण जो भी अपने थोड़ा पहले आपको बताया, ठीक है ना? तो इसको भी आप जरा देख लेना। फिर आप देख लेना लोक सेवा आयोग के संबंध में जो विभिन्न रिकमेंडेशन पिछले दिनों विभाग सुधार समितियों ने दिया, उस पर भी आपको चाहिए देख लेना एक बार, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है? अभी एक टॉपिक और हम लोग ले सकते हैं आज का, जैसे भी आपने पढ़ लिया, योजना तंत्र कर लो। योजना तंत्र जो है, जैसा कि आप जानते हो, योजना तंत्र जो है भारत में समवर्ती सूची का विषय है, समझ रहे हैं? जिसको सामाजिक आर्थिक नियोजन कहते हैं। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सामाजिक आर्थिक नियोजन अपनाया गया, हालांकि इसका ढांचा जो है, इसके पहले प्रयास बहुत पहले से होते रहे। एम विश्वेश्वरैया के पुस्तक द प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया अपनाया गया, लिखा गया। फिर आप देखते हो कांग्रेस में, नेशनल कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में एक समिति बना था, राष्ट्रीय नियोजन परिषद बना था। फिर नियोजन सलाहकार समिति बना 1946 में, जिसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी, जिसने रिकमेंड किया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद योजना अपनाएगी, समझ रहे? और फिर आप देखते हो 1950 में केंद्रीय अनुशंसा पर केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर योजनाओं की स्थापना कर दी गई, समझ रहे? जैसा कि आप जानते हो कि नियोजन जो है
सामाजिक आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची के विषय ये केंद्र में और राज्य स्तर दोनों पर ढांचा होना चाहिए। तो केंद्र में योजना आयोग हो गया, फिर योजना आयोग प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुशंसा पर राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। समझते इससे क्वेश्चन हो सकता है कि योजना आयोग और नीति आयोग में क्या फर्क है, क्वेश्चन इंटरव्यू में बनता है। फिर योजना आयोग किस प्रकार क्यों समाप्त कर दिया गया, क्या इसकी प्रासंगिकता रैली में समाप्त हो गई थी या राजनीतिक कारणों से समाप्त कर दिया गया, कितने पंचवर्षीय योजना इसने कंप्लीट किया। समझ रहे हैं, कैसे कहा था केंद्रीकृत संस्था थी, राज्यों की भागीदारी कैसे नहीं था, ये सब आपको पूछा जा सकता है इन जनरल। ठीक है, इसको जरा आप बेहतर ढंग से देख लेना। समझ रहे हैं कि योजना आयोग के सदस्य कितने थे, अंशकालिक सदस्य कौन थे, पूर्णकालिक सदस्य कौन थे, अध्यक्ष कौन होता था, वगैरह वगैरह। इसको जरा आपको डिटेल में देखना चाहिए। ठीक है, फिर आप देखोगे कि राष्ट्रीय विकास परिषद का संरचना कैसे हुआ, उसका कौन अध्यक्ष होता है, उसका काम क्या होता है, उसकी भूमिका क्या होती है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना, योजना को राष्ट्रीय चरित्र प्रदान करना और योजना के समर्थन में राज्यों का सहमति जुटाना, इसके लिए किया गया है। तो इसको जरा आपको डिटेल में करना पड़ेगा। और राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रासंगिकता खतरे में है, क्योंकि जीएसटी के इससे आ जाने से, जीएसटी के आ जाने से क्या हो गया कि आज नीति आयोग के आ जाने से इसकी प्रासंगिकता खत्म हो गई है। जो काम नीति आयोग अंतर्राज्यीय राष्ट्रीय विकास परिषद का, वैसा ही काम क्षेत्रीय रीजनल काउंसिल का बनाने का प्रावधान किया गया है। इसमें नीति आयोग बनाने का प्रावधान किया गया। समझ रहे हैं, तो केंद्र में कौन कौन ढांचा है भाई दिवे, तो केंद्र वर्तमान में नीति आयोग है। और राज्य में कौन कौन ढांचा है अभी, तो राज्य में अभी राज्य नियोजन विभाग है और राज्य नियोजन मंडल या बोर्ड को जो योजना आयोग के तर्ज पर बनाया गया, इसको आप देख सकते हो। और जिला स्तर पर क्या ढांचा है, तो जिला स्तर पर ढांचा जो है वह वर्चुअली पहले जिला नियोजन समिति था, फिर बाद में खत्म हो गया। फिर 74वां संविधान संशोधन द्वारा फिर से जिला नियोजन समिति और महानगर नियोजन समिति को संवैधानिक दर्जा मिला। तो आज वो काम कर रहा है, अस्तित्व में आ रहे हैं। और इस तरह से विकेंद्रीकृत स्तर पर योजना का जवाबदेही ये हो गया, बीच स्तर पर राज्य का नियोजन तंत्र हो गया और शीर्ष स्तर पर नीति आयोग हो गया, जिसका काम क्या होगा, नीचे से योजनाओं को कंसोलिडेट करना, उससे राष्ट्रीय चरित्र प्रदान करना, राज्यों को योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित करना और क्षेत्रीय असंतुलन को एड्रेस करना वगैरह वगैरह। तो आज जो है जो स्थान ये मतलब कह सकते हो, कभी योजना आयोग का हुआ करता था, जिसका जगह कौन ले लिया, नीति आयोग ले लिया, जो ज्यादा अपीलिंग है, जो ज्यादा पॉजिटिव है और ज्यादा कह सकते हो एसर्टिव के रूप में काम कर रहा है। समझ रहे हैं, आज भारत में न केवल विकास प्रशासन में बल्कि और सब मामले में भी नीति आयोग भी कोविड वगैरह निपटने से कितना बेहतर ढंग से नीति आयोग ने काम किया, उस पर आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। किसानों का आय डबल करना हो, आतंकवाद को रोकना हो, इवन नोटबंदी में और जीएसटी के आगमन में, सब में नीति आयोग आज एक महत्वपूर्ण प्रभावक है, स्रोत है। उसी को केंद्र बिंदु पर रख के आज इतने बड़े बड़े व्यवस्था स्थापित किए गए। ठीक है ना, तो इस पर हम लोग अगला क्लास में फिर और वर्कआउट करेंगे। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी 1-2 दिन और क्लास लूंगा। आप मैं ये क्लास जो लेता है, इसका उद्देश्य केवल और केवल आपको रेखांकित कर देना है कि ये चीज देख लो। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। वैसा क्या, जैसा कि हम लोग अभी मॉक इंटरव्यू भी मैनेज कर रहे हैं, चला रहे हैं। अगर आप मॉक इंटरव्यू के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है ना, तो क्या बी बिलीव इन योर रिजल्ट, हम आपके रिजल्ट से चिंतित है, सरोकार रखते हैं, आपको पूरी तरह सहायता देने के लिए आबद्ध। तो कहीं किसी तरह कोई दिक्कत हो आप कांटेक्ट करो, हम लोग आपको कोऑपरेट करेंगे। ऑल द बेस्ट, एंजॉय।